हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चिल्ड्रंस, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है उसका हम टॉपिक 2 करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 स्टोरीज है, चैप्टर का नाम भी यही है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इससे पहले हमने कौन सी स्टोरी की थी? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक यंग सीगल की थी, जिसमें वो यंग सीगल बहुत ही डरा हुआ रहता था, लेकिन फाइनली वो करेज करता है और करेज करके वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को भर लेता है। तो ऐसे ही हमारी एक दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आजकल जो है एरोप्लेन वर्ड यूज नहीं किया जाता है, आजकल यूज किया जाता है एयरप्लेन। ठीक है, बट ये चैप्टर का नाम ऐसा है तो हमको यही लेना होगा। तो ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है। कहानी क्या है हमने पढ़ रखा है इसको बहुत ही डिटेल में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हो। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम इस चैप्टर को, और साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम करेंगे। तो क्लास 10th का है, फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है और हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, मेन पॉइंट से हम अपने चैप्टर को कवर करते हुए, जैसा कि हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका है, चैप्टर को कवर करेंगे, कैरेक्टर स्केच करेंगे और देन हम कुछ क्वेश्चन को लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? द नरेटर। नरेटर क्या होता है? नरेटर मीन्स जो कथा को कह रहा है, जो वर्णन करता है, उसको हम नरेटर कहते हैं। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। नरेटर जो है वो क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है, उड़ा रहा है क्या? अपना ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन, जिसका नाम क्या था? पूरा नाम था इसका ओल्ड ढकोटा 088, है ना, ऐसा कुछ नाम था। तो ओल्ड ढकोटा उस एरोप्लेन का नाम था और उसको वो उड़ा रहा था। और कहां जा रहा था? फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो फ्रांस से होता हुआ वापस कहां जा रहा था? इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। ठीक है, आगे। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल एंड वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और उसके बाद जब अपन देखते हैं ना कि जब प्लेन चलता है तो पायलट जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या है? एक पायलट है, और वो पायलट बन करके अपना जो है प्लेन को लेकर जा रहा था। कहाँ से? फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड की तरफ। अब इंग्लैंड में जब वो जा रहा था तो उसने जब भी कोई पायलट बैठते हैं तो वो फिर क्या करते हैं? कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होते हैं और उनको वहां से पता चलता है कि किस तरफ जाना है, अब आगे कहाँ जाना है। तो ऐसे ही उसने कॉल किया, किसको? पेरिस कंट्रोल रूम को किया। तो फ्रांस की ही है एक सिटी जिसका नाम है पेरिस। तो वहां पर उसने कंट्रोल रूम में कॉल किया और पूछा कि भाई मुझे क्या करना है। तो उन्होंने उसे बताया कि अब आपको क्या करना है, 12 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ आपको टर्न करना है। तो ऐसे आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं कंट्रोल रूम से और वैसे वैसे आप अपने प्लेन को फ्लाई करते हो। तो ऐसा ही वो सब चीजें कर रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? ही वुड बी विथ हिज फैमिली एंड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं जो हूं क्या करूंगा, अपनी फैमिली के पास पहुंचाऊंगा, टाइम रहते ही मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा और वहां जाके मैं क्या करूंगा? ब्रेकफास्ट करूंगा। ब्रेकफास्ट बोलते ना हम, ब्रेकफास्ट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन होती है ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट बोला जाता है। तो वो उसने सोचा कि मैं जो हूँ क्या करूंगा, मैं यहाँ से चलूंगा और मैं आराम से टाइम से वहां जाके पहुंच जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली के पास और वो चाहता था कि वहां जाकर के वो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट टेबल है वहां जाकर के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करे और अपनी फैमिली के साथ उस चीज को एंजॉय करे। तो इस चक्कर में वो वहां से निकला था। बट उसने जो जो चीजें सोची, अब देखें आगे होती हैं या नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आराम से वो टाइम के साथ साथ वो आराम से अपने घर पर पहुंच जाएगा और ऐसा सब कुछ लग रहा था कि इजी है। बट हुआ क्या? सडनली ही सॉ ब्लैक डार्क स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स। और सडनली, अचानक उसने क्या देखा? अचानक उसने देखा बहुत घने काले, कैसे? आंधी वाले बादल जो है उसको दिखाई देने लगे। जब वो फ्लाई कर रहा था तो फ्लाई करते उसे लगा कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब क्या हो गया? अब उसके सामने आ गए घने काले आंधी वाले बादल। ठीक है,
उसको एकदम से क्या दिखने लगे, काले काले बादल जो हैं जिसमें आंधी थी वो उसको दिखने लगे। जब ऐसा देखा तो फिर क्या हुआ, तब ऐसा होते ही उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो क्या करूं, ही टुक द रिस्क एंड द प्लेन वेंट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं पीछे चला जाऊं या फिर क्या करूं। तो इसमें पूरे चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब उसने ये चीज सोची कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको लगा कि मैं बैक होके चला जाऊं या वापस जहां से आया हूं फ्रांस वहां चला जाऊं। लेकिन वो बहुत आगे आ चुका था और बहुत आगे आने के चक्कर में वो वापस पीछे नहीं जा सकता था। उसका एक रीजन था कि उसके पास फ्यूल नहीं था, इतना फ्यूल नहीं था कि वापस वो बैक हो सके। अब वो बीच में फंस गया। अब उसने सोचा कि अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता और आगे का मुझे पता ही नहीं, क्योंकि आगे तो मेरे पास क्या है, स्ट्रॉम वाले क्लाउड्स आ गए हैं। फिर उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूंगा और रिस्क लेकर के इस बादलों से, जो आंधी वाले बादल हैं, इनसे मैं पार होके निकल जाऊंगा। ऐसा उसने फिर रिस्क ले लिया, क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं था वापस जाने का। क्योंकि अगर वापस जाता तो फ्यूल खत्म हो जाता, कहीं लैंडिंग नहीं मिलती, तो फिर बीच में ही लटक जाता और फिर वो मर भी सकता था। तो उसने रिस्क लिया और प्लेन को जो है ले गया कहाँ, स्ट्रेट यानी कि सीधा इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म के अंदर जो है वो सीधा अपने प्लेन को ले गया। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक इनसाइड द माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। अब माउंटेन ऑफ क्लाउड ऐसा नहीं है कि माउंटेन का मतलब कि पहाड़ पहाड़ थे, पहाड़ मीन्स यहाँ पे है बादलों के पहाड़ थे। ठीक है, इसका ये पूरा एक मीनिंग है। इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, बादलों के पहाड़। क्या थे, चारों तरफ जो है उसको बादलों के पहाड़, मतलब हर जगह उसको बादल ही बादल दिख रहे थे, काले काले। और सब कुछ उसको क्या लग रहा था, जैसे ही वो उसके अंदर गया। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर क्लाउड्स है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा ऐसे आंधी से काला बादल है, और आप इसके अंदर से अगर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फॉग में देखते हैं, जब फॉग होता है तो हमको क्या लगता है, हम जैसे ही फॉग में अंदर जाते हैं, वो भी एक क्लाउड ही है, बस वो ब्लैक नहीं है। हम उसके अंदर जैसे जाते हैं फॉग के अंदर, तो हमको आसपास कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लर ब्लर सा दिखता है सब कुछ, ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही वो आंधी के तूफानों में चला गया था और वहां पर उसको सब कुछ ब्लैक ब्लैक लग रहा था और कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। और चारों तरफ उसको कैसे दिख रहे थे, बादलों वाले पहाड़ दिख रहे थे। द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो ओल्ड प्लेन है वो कौन सा, यहाँ पर आप ओल्ड एरोप्लेन लिख सकते हो, ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन लिख सकते हो, या पूरा प्लेन का नाम लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे प्लेन का नाम लिख सकते हो, मतलब वैसे आप मेंशन कर सकते हो। तो जो ओल्ड प्लेन था वो क्या होने लग गया, अब जैसे ही वो बादलों में गया और आंधी आएगी, हवा तूफान ये सब चल रहा है, तो क्या होने लगा, उसका जो प्लेन है वो ऐसे ऐसे जंप होने लगा और ट्विस्ट होने लगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। तो इस तरह से उसका प्लेन जो है हवा में इस तरह से मूवमेंट करने लगा। चलिए ये देखो, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, अभी आप आगे देखना, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है एक आंसर में लिखने के लिए मिलेंगे। तो आप एक छोटी सी लैंग्वेज देख सकते हो यहाँ से कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मैं आंसर लिखूंगी, फिर हम वापस इन पॉइंट्स पे फिर से आएंगे और आप देखेंगे कि हाँ, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो एज इट इज हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पॉइंट्स में आपको चैप्टर करवाया है, ताकि आप इस चैप्टर को जब रिवाइज करें या जब आंसर राइटिंग करें तो इन पॉइंट्स को देख करके अपने आंसर को इजीली लिख पाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था। He couldn't believe when he found his compass and other instruments totally dead. अब उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही आंधी तूफान के अंदर उसने अपना वो घुसा दिया अपना एरोप्लेन, तो जितनी भी चीजें होती हैं, अब क्या होता है प्लेन में जो है हम जब कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कंपास। कंपास को क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो उसका कंपास था, जो डायरेक्शन बताता है प्लेन में कि अब हमको यहाँ इस तरफ जाना है, क्योंकि आप एज अ पायलट उसको पता नहीं होता है ना कि कहाँ जाना है, उसको बस वो जो कुछ भी करता है वो कंट्रोल रूम के अकॉर्डिंग और उसके पास जो कंपास होते हैं उसी की तरह अपनी प्लेन को जो है फ्लाई करवाता है। तो अब उसको पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हाँ भाई अब मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या चलना है, लेकिन जैसे ही उसने कंपास को देखा वो कंपास तो डेड हो चुका था, मतलब काम ही नहीं कर रहा था, ऐसे 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 चारों तरफ घूम रहा था, पता ही नहीं चल रहा था किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पूरा प्लेन ही ऐसे ऐसे हो रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बताते हैं कि आप कितने रडार में हो, कहाँ किस जगह से कितना कितना है, यहाँ से आपका जो रनवे है वो कितनी दूर है, ये सब चीज़ें उसको पता ही नहीं चल रही थी, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को काम आते हैं वो सब के सब डेड हो चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। सडनली अनदर एरोप्लेन
appeared and he could see the face of the pilot. और अचानक क्या हुआ, अचानक उसने देखा, जब वो इन सारी सिचुएशन में था तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक और एरोप्लेन आया है और वो एरोप्लेन देख पा रहा है और उसके पास आता है, उसको दिखता है और वो क्या देखता है, उस एरोप्लेन के अंदर बैठा एक पायलट देखता है। बट जब वो एरोप्लेन देखता है तो एरोप्लेन कैसा होता है, एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम भी जब इधर से नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो रात के टाइम पे क्या दिखता है, हमको पूरा प्लेन थोड़ी दिखता है, हमको क्या दिखता है, सिर्फ उसकी लाइट्स दिखती है और वहीं से हम पता करते हैं कि भाई प्लेन जा रहा है, या ज़्यादा कभी कभी थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है हमको। बट हम ज़्यादातर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अंधेरे में, उसकी लाइट से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्लेन जा रहा है। तो उसने देखा कि जो प्लेन था वो प्लेन में कुछ लाइट नहीं थी, पूरा मतलब कहीं से भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने देखा कि एक एरोप्लेन आया है और उसके अंदर कौन बैठा है, एक पायलट बैठा है और जिसका उसने फेस देखा कि हाँ कोई पायलट है, ऐसा उसने देखा। अब आगे देखो क्या हुआ। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम। जो पायलट था किसका, ब्लैक प्लेन का, इस प्लेन को नाम दिया गया है एरोप्लेन को ब्लैक एरोप्लेन। तो उस ब्लैक एरोप्लेन को, क्योंकि वो पूरा बादलों से वो भी ढका हुआ था, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, ब्लैक एरोप्लेन कह दिया। और जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने क्या कहा, उसने कहा नरेटर को, नरेटर मीन्स जो बता रहा है, ये बातें बता रहा है और वो खुद भी एक पायलट था, नरेटर भी, तो उसको बताया टू फॉलो हिम, उसको कहा कि मुझको फॉलो करो। अब जो प्लेन पीछे से आया, जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन, वो आगे निकला और उसने उसको इशारा किया कि मुझे फॉलो कर, मैं जहां जाऊं वैसे वैसे तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। अब नरेटर ने सोचा कि भाई मेरे पास तो और कोई चारा है नहीं, क्योंकि पीछे नहीं जा सकता, अभी स्टॉर्म में हूं, तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि जैसा ये कर रहा है मैं इसी की तरह इसी के पीछे पीछे चल देता हूं। द नरेटर वॉज फ्राइटेंड as there was fuel enough that could last only 5 to 10 minutes। नरेटर जो है वो क्या हो गया, वो फ्राइटेंड हो गया, डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि उसके पास जो फ्यूल था, फ्यूल मीन्स जो ईंधन था, वो कितना था, बहुत ही कम था, मतलब इतना था कि लास्ट वो कितना चल सकता है, 5 से 10 मिनट्स तक वो चल सकता है। तो नरेटर वॉज फ्राइटेंड, नरेटर जो था वो डर गया था, एज देयर, बिकॉज, अब एज यहां पर किसका काम कर रहा है, बिकॉज का काम कर रहा है। तो जब आप कभी एज देखो तो ये देखना कि वो शायद मे बी रीजन बता रहा होगा। तो नरेटर जो था वो डर गया था, बिकॉज देयर वॉज फ्यूल इनफ, किसके लिए था, दैट कुड लास्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि उसके पास जो फ्यूल था वो बस इतना था कि 5 से 10 मिनट और चल सकता है। अब वो क्या करता, 5-10 मिनट अगर हवा में घूमता रहता तो फिर तो वो खत्म ही हो जाता। तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस ब्लैक एरोप्लेन जो कि उसके लिए क्या था, एक स्ट्रेंजर था, फिर भी उसने उसको फॉलो किया। अदरवाइज कोई ऐसे स्ट्रेंज को अपना, अगर हम एज अ कहीं फंस जाते हैं तो हम क्या किसी स्ट्रेंजर को फॉलो करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन उसके पास तो रास्ता ही था, वो हवा में लटका हुआ, तो क्या करता, तो वो जो स्ट्रेंजर प्लेन था उसी के पीछे वो फॉलो हो गया। सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन द फ्रंट ऑफ हिम। और उसने क्या देखा, सडनली अचानक उसने देखा कि वो कहाँ आ गया है, क्लाउड से बाहर आ गया है, जो आंधी वाले क्लाउड थे उनसे बाहर आ गया है। और उसने क्या देखी, 2 स्ट्रेट लाइन देखी इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने उसने 2 स्ट्रेट लाइन देखी। और वो स्ट्रेट लाइन क्या थी, वो स्ट्रेट लाइन थी हमारी रनवे, एंड इट वॉज अ रनवे वेयर ही कुड लैंड सेफली। और वो एक रनवे था जहां पर उसने सेफली अपनी जो फ्लाइट है उसे लैंड करवाया। तो इस तरह से वो बच गया। अब प्रश्न क्या था, अब क्या हुआ, अब ये सब चीजें तो हो गई, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है, क्योंकि जब चैप्टर हम पढ़ते हैं और चैप्टर में लास्ट में हमको कुछ मिस्ट्री भी दिखेगी इधर, तो वो भी अभी हम कवर करेंगे। आगे क्या होता है, ऑन लैंडिंग, जब वो वहां पर रनवे पे लैंडिंग करता है तो लैंडिंग करते ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम। वो जाता है कहां पर, कंट्रोल रूम जो होता है जहां पर लेडी बैठी थी वहां जाता है और वहां जाकर के कहता है वेयर ही वॉज। वो उससे पूछता है कि मैं कहां पर हूं, मैं जिस रनवे पर आया हूं, मैं जिस जगह मैंने लैंड किया है वो जगह कौन सी है, मैं कहां पर आया हूं, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन है जिसने मेरी हेल्प की थी उस स्टॉर्म में, तो वो कौन है, क्योंकि मैं उसको क्या करना चाहता हूं, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू थैंक हिम कि उसने मुझे क्या किया है, मुझे हेल्प की है, इतनी वैल्यूएबल मेरे लिए हेल्प की है, तो वो उसको हेल्प करना चाहता था। इसलिए उसने उस लेडी से पूछा कि मैं कहां पर हूं और जिस पायलट ने मेरी हेल्प की वो कहां पर है। The lady replied that no other aeroplane except his Dakota flew that night। और लेडी ने जो है उसको क्या किया, रिप्लाई किया, उसको जवाब दिया कि भैया नो अदर एरोप्लेन, कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय तुम्हारे, एक्सेप्ट हिज डकोटा, सिवाय तुम्हारे एरोप्लेन के
कोई भी प्लेन जो है इस रात को नहीं उड़ रहा था। जब ये बात सुनी तो नरेटर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसको लगा कि मेरे को तो एक प्लेन दिखा था जिसने मेरी हेल्प की थी, लेकिन ये लेडी बोल रही है कि पूरे हमारे रडार में जो है कोई भी प्लेन नहीं दिख रहा था सिवाय तुम्हारे, और तुम ही थे और दूसरा कोई नहीं था। तो जब उसने ऐसे बोला कि सिवाय तुम्हारे जो है ओल्ड डकोटा के और कोई भी प्लेन नहीं दिखा, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्ड एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉर द नरेटर। और पायलट के लिए, द पायलट कौन सा, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो क्या हो गया, रिमेन, रिमेन मीन्स होता है बन गया, क्या बन गया, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, एक ना सुलझने वाला रहस्य। ना सुलझने वाला रहस्य फॉर द नरेटर। नरेटर के लिए वो क्या बन गया, नरेटर के लिए वो ना सुलझने वाला रहस्य बन गया, क्योंकि ये चैप्टर भी हमको यहीं पर ही लास्ट में एंड हो जाता है और हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर उसकी हेल्प किसने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही निकलता है कि आखिर नरेटर की हेल्प किसने की। इसीलिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेके आई हूं, क्योंकि वहां पूछा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर में एक ऐसी चीज पूछी जाएगी जिसका जवाब हमको भी नहीं पता होगा और उसके लिए हमको जवाब कैसा देना होगा, अपनी कल्पनाओं पे उसका आंसर देना होगा। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन वैसा भी करेंगे। यहीं पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चैप्टर में हमने क्या समझा, एक ब्लैक एरोप्लेन था, एक जो नरेटर का प्लेन था जिसका नाम था ओल्ड डकोटा, उसको जब वो नरेटर चला रहे थे और वो चाहते थे कहाँ, वो जाना चाहते थे इंग्लैंड, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन हो क्या जाता है, उनका जो डायरेक्शन है, जब उनके सामने क्या आ जाता है, स्टॉर्म क्लाउड्स आ जाते हैं, तो वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जब डायरेक्शन लेस हो जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है मैं क्या करूं। तब एक अनदर एरोप्लेन जो है वो आता है और वो उसकी हेल्प करता है। जब वो लैंडिंग, उसको सेफली लैंडिंग करवा देते हैं, तब उसको लगता है कि मुझे उस प्लेन को थैंक यू कहना चाहिए। और जब वो वुमेन के पास जाता है, वुमेन जो है वो स्ट्रेंजली उसको देखती है कि कौन से एरोप्लेन की बात कर रहा है, हमारे रडार में तो सिर्फ एक ही प्लेन था, वो था आपका ओल्ड डकोटा, और कोई भी प्लेन या कोई भी पायलट जो है हमने नहीं देखा था। तब उसको ये लगने लग जाता है नरेटर को कि आखिर जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, आखिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की थी। तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो क्या निकालोगे, उसके लिए हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हमारे कैरेक्टर स्केच के बारे में, कि आखिर इसमें किस किस चीजों के बारे में बताया गया है। बेटा सबसे पहले नरेटर, जो कि हमारा ओल्ड डकोटा के जो पायलट थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नरेटर के बारे में बार बार मेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नरेटर खुद भी क्या थे, एक पायलट थे जो ओल्ड डकोटा को फ्लाई कर रहे थे। क्लियर, तो एक लाइन आप ये लिख सकते हो उसके बारे में। तो कैरेक्टर स्केच में आप क्या लिखेंगे, नरेटर। नरेटर कौन है, जो आपके चैप्टर में जो आपको दे रखे हैं राइटर, वही हमारे नरेटर हैं। तो उनका नाम है फ्रेडरिक फॉरेस्टी। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो नरेटर का नाम आप ऐसे कैपिटल ब्रैकेट्स में डाल देना। वो क्या था, वो था एक प्रोफेशनल पायलट था, एक अच्छा खासा उसको आता था पायलट, वो पायलट था और अच्छे से वो चला लेता था। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो क्या चला रहा था, वो उड़ा रहा था अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। कहाँ से, फ्रांस से बैक जा रहा था, कहाँ पर, इंग्लैंड की तरफ वापसी कर रहा था। एंड ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश था। द नरेटर वॉज क्वाइट अ फैमिली मैन, जो नरेटर था वो कैसा था, एकदम बिल्कुल घरेलू टाइप का आदमी था, जिसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब घर परिवार वाला इंसान था। तभी तो वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने के लिए जाना चाहता था। नहीं तो कोई क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन उनको था कि मैं जो अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग है उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर मैं अपनी फैमिली के साथ उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूँ, इसलिए वो जाना चाहते थे। सो ही वॉज ड्रीमिंग, वो ड्रीमिंग करता है, क्या करता है, सपने देखता है, ऑफ हिज हॉलीडेज, वो अपने हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के लिए सपने देखता है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली, और वो चाहता था कि मैं क्या करूं, मैं जैसे भी हो अपनी फैमिली के साथ जाऊं और वहां जाकर के अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां जो हैं उनको एंजॉय करूं। He wanted to be in the time for breakfast, और वो चाहता था कि मैं टाइम से जो है ब्रेकफास्ट पर पहुंच जाऊं, और इसीलिए वो ये सब चीजें कर रहा था और टाइम से जाना चाहता था, और उसकी सारी चीजें बहुत सही भी चल रही थी।
द नरेटर सीम टू लैक हिज प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नरेटर जो है उसने क्या देखा कि उसका जो प्रोफेशन है, उसके लिए जो एथिक्स है, जो कानून है वो, और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उससे क्या हो रहा था, लैक हो रहा है। ही वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस व्हेन द स्टॉर्म क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई। जब उसने देखा कि मतलब एज अ पायलट उसको क्या करना चाहिए था, एज अ पायलट उसको वापस गो बैक होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं कर सकता था। और उसको हमेशा क्या उसको लग रहा था कि मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा, मेरे को तो वहां तक पहुंचना है। तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि मैं निकल जाऊंगा और यहाँ से मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो थोड़े से लैक हो रहे थे, मतलब उसके अंदर भी उसकी कमी आ रही थी। तो उसने क्या देखा कि वो जो है कहाँ पहुंच चुका है, 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। वो पेरिस से कितना दूर आ चुका था, 150 किलोमीटर्स जो है पेरिस उससे पीछे छूट चुका था। बट व्हेन द स्टॉर्म क्लाउड, जब उसने क्या देखे, स्टॉर्म वाले, आंधी वाले बादल देखे इन द स्काई, ही डिडंट हैव इनफ पेट्रोल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और उसने क्या देखा कि वो, उसके पास इतना पेट्रोल नहीं है कि वो ट्राई करके जा सके कहाँ से, वापस नॉर्थ या साउथ की तरफ जा सके, इतना उसके पास पेट्रोल नहीं था। एक्चुअली ही इग्नोर्ड हिज प्रोफेशनल विजडम। उसने क्या किया था एक्चुअली, दरअसल वो अपनी जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल जो चीजें होती हैं उसको उसने इग्नोर कर दिया। उसको समझना चाहिए था कि जरूरी नहीं है ना ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट में नेक्स्ट टाइम भी कर सकता हूँ। उसको ये समझना था कि मुझे फ्यूल जितना कम है तो मैं सेफली लैंड करूं बस, लेकिन वो उसकी एक जिद थी कि मुझे कैसे भी करके पहुंचना है, और वो उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके बढ़ चुका था। ही ऑट टू हैव गॉन बैक टू पेरिस। उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर जब भी आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा करना चाहिए था बट किया नहीं। उस सेंस में जब हम कहते हैं तब हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है वो ये कर सकता था पर उसने नहीं, वो ये कर सकता था बट एक्चुअल में उसने नहीं किया है, तो आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के अपने सेंटेंस को फ्रेम करोगे, वहां से आपको ये सेंस निकलेगा कि ये कर सकता था बट किया नहीं। ठीक है, तो उसको क्या था, उसको ये करना चाहिए था, पेरिस वापस जाना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। इस सेंटेंस से हमको ये समझ में आ रहा है। और ऑट टू हम कब यूज करते हैं, हम ऑट टू एज अ मॉडल वर्ब तब यूज करते हैं जब हम किसी मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, जब हम मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं तब हम ऑट टू को यूज करते हैं। जब मस्ट की बात करते हैं तब हम बताते हैं कि आपको ये करना ही करना है, सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। और जब शुड यूज करते हैं तो हम सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ सजेशन देते हैं। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपको पता चल सके कि ऑट टू हमने किस सेंस में यूज किया है। तो ऑट टू हमने उसकी एक जिम्मेदारी, उसकी एक ड्यूटी के रूप में बताया है कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी कि उसको वापस पेरिस जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। उसको था कि नहीं मैं तो पहुंच जाऊंगा। द नरेटर वॉज अ ग्रेटफुल ह्यूमन बींग। नरेटर जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। He was grateful to the pilot of the black aeroplane for saving his life. वो बहुत ही कृतज्ञ वाला इंसान था कि ऐसा था कि जिसने उसकी हेल्प की तो उसके लिए वो ग्रेटफुल भी था। इसीलिए जिस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी हेल्प की थी वो उसको क्या करना चाहता था, ग्रेटफुल, यानी उसको थैंक यू कहना चाहता था। He went to the Paris control room to ask who was the other pilot who saved his life. और वो क्या करने गया, वो जैसे ही उसने लैंड किया जैसे ही उसने एयरपोर्ट पे लैंड किया, ही वेंट टू द पेरिस कंट्रोल रूम। वो पेरिस कंट्रोल रूम गया और वहां जाकर के उसने उस लेडी से पूछा वेयर ही वॉज, वो कहाँ है, एंड हु द अदर पायलट जिसने मेरी हेल्प की थी। तो हु वॉज द अदर पायलट हु सेव्ड हिज लाइफ। तो इस तरह से उसके जो भी चीजें हैं तो क्या क्या थी, एक तो वो ग्रेटफुल पर्सन था, एक अच्छा प्रोफेशनल पायलट था, बट उसने जो है अपने पायलट्स की जो एथिक्स हैं, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको उसने लैक किया। इस तरह से आप 2-3 जो है कैरेक्टर स्केच में पॉइंट्स लिख करके अपने कैरेक्टर स्केच को बता सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एज इट इज आपको यही लिखना है, बट आप उसके अंदर पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है ह्यूमन बीइंग वाला लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। ये चाहो तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ही वेंट टू द पेरिस कंट्रोल रूम, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा। और यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये आप लिख सकते हो कैरेक्टर स्केच में। ठीक है, और क्या लिख सकते हो बस, ठीक है। और आगे इसमें इस वाले पॉइंट्स में से आप ये वाली लाइन जो है ये पूरा यहाँ तक लिख सकते हो, और एक ये भी लिख सकते हो, ही द नरेटर वॉज द क्वाइट अ फैमिली मैन। तो कुछ लाइंस जो है यहाँ से आप पिक करके अपना एक अच्छा सा कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा हमेशा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ताकि हमको
थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे उसका थोड़ा पार्ट ही हमको समझ में आता है कि हाँ ये हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और कैरेक्टर स्केच है उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं, जो कि कौन है यहाँ पर एक मिस्ट्री वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, हमारे पायलट जी हैं, जो अननोन पायलट थे, जो ब्लैक एरोप्लेन में थे, उसके बारे में बात करते हैं। द अननोन पायलट, जो अननोन पायलट था वो कैसा था, वो बहुत ही हेल्पफुल था। ठीक है, ही वॉज अ हेल्पफुल मैन, ही वॉज फ्लाइंग अ ब्लैक एरोप्लेन, ही हेल्प द नरेटर टू द फाइंड हिज वे इन द स्टॉर्म। वो क्या करता है, हेल्प करता है नरेटर को उस आंधी में उसका रास्ता ढूंढने में। ही वॉज क्वाइट अ सेटिस्फाइड मैन, वो कैसा था, बिल्कुल एक संतुष्ट इंसान था। हु वॉन्टेड नथिंग इन रिटर्न, जो कि बिल्कुल भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहता था कि भाई उसने जो उसकी हेल्प की, तो अगर चाहता तो वहाँ खड़ा रहता कि हाँ आएगा, मुझे आके थैंक यू बोलेंगे और मेरे को बोलेंगे कि तुमने बहुत बड़ी हेल्प की, ये सब चीज़ें होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन था। सेटिस्फाइड पर्सन वही होते हैं जो सिर्फ काम कर देते हैं, बदले में ये नहीं मांगते हैं कि हमको ये दे दो या वो दे दो, तो वो सेटिस्फाइड पर्सन होते हैं। When the narrator landed down safely at the Paris airport, जब नरेटर जो है वो लैंडेड हो जाता है कहाँ पर, सेफली जो है एट द पेरिस एयरपोर्ट पर जब वो लैंड हो जाता है, he made इंक्वायरी अबाउट द पायलट, वो क्या करता है, इंक्वायरी करने की सोचता है उस पायलट के बारे में, बट ही गॉट नो ट्रेस ऑफ हिम, बट वो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, वो उसको ट्रेस ही नहीं कर पाता है कि आखिर वो कौन था। द पायलट डिड हिज वर्क एंड डिसअपियर्ड इन द स्काई, पायलट ने अपना काम किया और वहां से वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब कि अदृश्य हो गया आसमान में। ठीक है, डिसअपियर्ड मतलब होता है अदृश्य। ठीक है, क्लियर। तो ये था इसका अननोन पायलट का कैरेक्टर स्केच। शुरू करते हैं हम आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। डिस्क्राइब करना है, बताना है किसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन को अपने अंदर समा देता है। तो अगर आप एक इस आंसर को अच्छे से कर लेते हो, आप इसके बहुत से वेरिएशंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ऐसा पूछा जाता है कि स्टॉर्म में क्या हुआ था, प्लेन के साथ क्या चीजें हुई थी, तो भी आप ये आंसर लिखोगे। नरेटर के साथ क्या हुआ था स्काई में, तब भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर आप इससे लिख सकते हो, क्योंकि मेन काम तो हवा में ही हुआ था, जो स्टॉर्म में हुआ था वही पूरी स्टोरी में है, तो वही चीज हमको यहाँ लिखनी है। तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकते हो। आप इसमें बता सकते हो कि कौन चला रहा था, फिर क्या हुआ प्लेन में, क्या क्या चीजें हुई वो लिख सकते हो, फिर कैसे वो वहां से बाहर निकला, किसने उसकी हेल्प की, कैसे वो बाहर आया, वो सारी चीजें लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन अगर 2 में, 3 में, 4, 5, 6 किसी भी नंबर में आ जाए, आप इसको जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा है पायलट का। तो पायलट ने क्या क्या स्टॉर्म में एक्सपीरियंस किया था वो सारी चीजें लिखेंगे, प्लस सेफली वो कैसे बाहर आया वो सारी चीजें लिख सकते हो, प्लस उसने इंक्वायरी कैसे की वो लिख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें, तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज क्या करने वाली हूं, मैं पॉइंट्स जो है साइड में लिख देती हूं यहां पर, ताकि हमको आंसर लिखने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो आंसर लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या लिखोगे, पॉइंट्स ये लिखोगे कि नरेटर जो है वो क्या कर रहे थे, अपना प्लेन उड़ा रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, किस में उड़ा रहे थे, स्टॉर्म में उड़ा रहे थे। जब स्टॉर्म में उड़ा रहे थे तो क्या होने लग गया, उनका प्लेन जो है वो हिलने डुलने लग गया। तो लिख देंगे क्या हुआ था, जम्प्ड हुआ था, है ना, एंड ट्विस्टेड होने लग गया था। ठीक है, एक पॉइंट हम ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि सारी चीजें जो है वो डेड हो गई थी। ठीक है, तो डेड लिखते ही हमको सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे ना तो भूल जाएंगे कि क्या था क्या नहीं था। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा एरोप्लेन, देखा अनदर एरोप्लेन, तो अनदर एरोप्लेन। फिर उसने क्या देखा, फिर उस एरोप्लेन में उसने देखा कि उसने उसकी हेल्प की एरोप्लेन ने, तो एरोप्लेन ने हेल्प की, तो उसके लिए क्या लिख दे,
सेफली लिख देते हैं ना, सेफली लैंडेड, ठीक है। फिर और क्या लिखा, अब ये जो 4 पॉइंट है वहां से हमारा ये क्वेश्चन 2, 3, 4 में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही 5 और 6 की तरफ मूव करना होगा तब हमको ये पॉइंट्स कम पड़ेंगे, और उसके लिए उस केस में हमको क्या करना है, इसमें 2-3 चीजें और डाल देंगे। तो 2-3 चीजें क्या डाल दोगे, 2-3 चीजें आप इसके बीच में डाल दोगे कि भाई उसने जो लेडी थी उससे इंक्वायरी की थी, तो वुमन लिख देते हैं, इंक्वायरी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बस बाकी का फिर लिख देंगे मन से, जो जो उस टाइम पे आएगा समझ में ना। तो शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करें, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, नरेटर का एक्सपीरियंस आप बयां करिए, बताइए कि एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, व्हेन द, ठीक है, व्हेन द नरेटर से शुरू करते हैं, क्योंकि ही हम नरेटर के लिए यूज कर रहे हैं, तो नरेटर का नरेटर ही लिख देते हैं ना, व्हेन द नरेटर flew the aeroplane ठीक है, एरोप्लेन into the storm his plane was, या हिज प्लेन लिखो, या अगर आपको इस आंसर को बहुत अच्छा करना है ना तो आप इसमें पूरा नाम भी लिख सकते हो, हिज ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन, his old Dakota aeroplane was jumped and twisted in the air, ठीक है, in the air, हवा में हो रहा था ना वो सब चीजें, in the air। तो आई थिंक हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया, राइट। अब जैसे लिखते हैं तो लिखते लिखते हमको समझ में आ जाता है कि हाँ हमें और क्या लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डेड। तो डेड के लिए क्या किया था, क्या क्या डेड हो चुका था, वो हो चुका था, अभी हमने पॉइंट्स में भी उन चीजों को पढ़ा था। तो कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, यंत्र, ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो क्या हो चुके थे, वॉज टोटली डेड, है ना। ये पॉइंट भी कवर कर लिया, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गया था। फिर क्या हुआ, उसने सडनली क्या देखा, एक एरोप्लेन देखा ना, तो लिख देंगे suddenly he saw a black, अ लिखो या द लिख दो ना, द लिख देते हैं। suddenly he saw the black एरोप्लेन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, उसने क्या देखा, एक ब्लैक एरोप्लेन देखा, तो उसके एरोप्लेन के पायलट ने उसको वेव किया था और बोला था कि मेरे को फॉलो करो ना, तो लिखेंगे his pilot was waving and
फॉलो हिम, ठीक है, फॉलो हिम। अब यहाँ पर अनादर वाला जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर हम ये देखें कि अगर 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग देखें तो 2 और 3 के लिए ये जस्टिफाई हो रहा है कि उसको जो एरोप्लेन था उसके पायलट ने उसको बोला कि मुझको फॉलो करो। जब फॉलो किया फिर आगे क्या लिखना है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए हम पीछे मूव करते हैं क्योंकि अभी इसमें एक लाइन और मिसिंग है जिससे हमको ये बताना है। कई बार क्या होता है ना, हम आंसर लिखते जाते हैं और आंसर लिखते लिखते हमको लगता है कि अरे हाँ काफ़ी है ना, इतनी लाइनें लिख दी तो ठीक है, लेकिन जब आप आंसर को पढ़ोगे तो आंसर जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन को। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है ना कि एरोप्लेन जो है उसने स्टॉर्म में क्या बोला था कि उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था, तो हमने ये सब चीज़ें तो बता दी कि भाई उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डेड हो चुके थे, फिर सडनली जो है उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा था और उसके पायलट ने उसको क्या किया था, बोला था, वेव करते हुए बोला था कि मेरे को फॉलो करो, इतना था। लेकिन वो सेफली हो पाया नहीं हो पाया, ये लाइन हमने मिस कर दी है, वो लाइन हमको लिखनी है क्योंकि ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमको पता चलेगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो उस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं पॉइंट्स एक बार क्या क्या थे, वुमेन इंक्वायरी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। एक तो सेफली लैंडेड, और क्या था, वुमेन इंक्वायरी, ठीक है। कहाँ एंड किया था मैंने, एक बार देख लेती हूँ ना। तो उसके बाद उसने फॉलो किया था, तो फॉलो करने के लिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि मेरा ऐसे यूँ नहीं जाए ना। चलिए फिर क्या हुआ, द नरेटर followed him and the black aeroplane क्या करता है, the black aeroplane safely landed him at the पेरिस का पी कैपिटल लिख देना ना, पेरिस एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा अब ये आंसर पूरा कंप्लीट हुआ है। अब आप चाहो तो ये वाली लाइन, अगर आपका 5, 6 में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ तक जस्टिफाई कर दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे 5, 6 में अगर ये क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब वाला ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया है, उस टाइम पर आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे इस चैप्टर के आगे की लाइंस की, और आगे क्या क्या हुआ था। तो आगे क्या हुआ था, जब वो एयरपोर्ट पे आ गया, जब उसने लैंड कर लिया एयरपोर्ट पे, तो वो वुमेन के पास गया और उससे पूछा कि मुझे जो है थैंक यू करना है, बट वहाँ पर कोई भी पायलट नहीं था, क्योंकि उस लेडी ने कहा कि मेरे रडार में सिर्फ तुम ही एक प्लेन थे, इसके अलावा कोई भी प्लेन नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो 3-4 लाइनें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 लाइनें ऐड करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, एट द एयरपोर्ट, व्हेन ही landed at the airport, नहीं यहाँ पे फुल स्टॉप मत लगाना ना, when the airport he asked the woman where he was and who the other pilot was, दूसरा पायलट कौन था। I wanted
टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं जो हूं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूं। बस इतना आप आंसर लिख दो। यहां पर आपका, अब आप देखो, अब आप अगर अपने कोई आंसर पे लाइन नजर मारोगे तो ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं 5-6 नंबर के लिए भी, और आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट पहले मैं उसका दे देती हूँ ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी ले सकते हैं। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। अब जो मैंने क्वेश्चन का आंसर जहां एंड किया है ना, वहीं से ही इस क्वेश्चन का आंसर शुरू हो जाएगा। कैसे, क्या जो है वुमेन जो है उसको किस चीज ने, किस वजह से जो है वो नरेटर को स्ट्रेंजली देख रही थी। जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई जो लेडी थी वो स्ट्रेंजली होके क्यों देख रही थी नरेटर को, क्योंकि नरेटर ने क्या किया था, नरेटर जैसे ही लैंड हुआ था तो वो गया और उसने बोला कि मेरे को जो है किससे मिलना है, मुझको मिलना है उस पायलट से जिसने मेरी हेल्प की थी, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तब उस वुमन ने कहा कि मेरे रडार में जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ओल्ड डकोटा था, इसके अलावा कोई भी प्लेन नहीं था। और जब वो बोल रहा था, कौन, ये जो मेंशन कर रहा था नरेटर, उस चीज को देख करके वुमन जो है वो उसको स्ट्रेंजली देख रही थी कि क्या बोल रहा है ये, कौन सा प्लेन, कौन सा दूसरा पायलट। तो ये चीज आपको लिखनी है। तो जो मैंने क्वेश्चन के लास्ट वाले जो आंसर में लिखा था ना, मैं वहीं से ही कुछ लाइनें पिक करने वाली हूँ, जो कि मैं क्या करूंगी कि जब वो कहाँ पहुंचा था, जब वो लैंड हुआ था एयरपोर्ट पर, ठीक है, यहीं से ही हम कुछ लाइनें ऐड करते हुए, ये मतलब कि देखा जाए तो मैं यही लाइनें फिर से रिपीट करूंगी और रिपीट करते हुए आगे के आंसर को बना दूंगी। तो कुछ चीजें जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और उस तरह से आंसर हम लिखते हैं, तो एक तरह से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ। तो एक अच्छा सा आंसर याद कर लोगे तो हो सकता है आपके बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर वहां से निकल जाए। ठीक है, शुरू करें। तो व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यहां से हम आंसर शुरू करते हैं। तो पहले तो आप पॉइंट्स अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो पहले तो बना देते हैं जब वो लैंड करता है, ठीक है, फिर थैंक यू बोलता है, फिर क्या करता है, ये फर्स्ट पॉइंट, फिर थैंक यू बोलता है, फिर थर्ड नंबर पे क्या करता है, थर्ड नंबर पे वो जो वुमन है वो उसको कहती है, वुमन आस्क्ड नो अदर प्लेन, ठीक है, और फिर वो स्ट्रेंजली उसको देखती है। ठीक है, स्ट्रेंजली लुक, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स में हमको उसको कवर करना है। नंबरिंग देख लेना आप, 2, 3 में, 3, 4 में देख लेना। ठीक है, इस पे देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आंसर को लिखना। द नरेटर landed at the airport ठीक है, द नरेटर लैंडेड एट द एयरपोर्ट he went in the control room, कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कंट्रोल सेंटर लिख देते हैं, कंट्रोल सेंटर, एंड asked the woman where he was and who the other pilot। देखो अब मैंने क्या किया था, यही लाइन लिखी थी, लेकिन यही लाइन को मैंने बहुत थोड़े अलग तरीके से लिख दिया।
बात वही कही है लेकिन कहा थोड़ा सा अलग है। यहाँ मैंने क्या किया, नरेटर का नाम लिख दिया, द नरेटर लैंडेड एट द एयरपोर्ट। उसके बाद लिखा ही वेंट इन द कंट्रोल सेंटर। अब मैंने कंट्रोल रूम ना लिख करके कंट्रोल सेंटर लिख दिया। एंड आस्क द वुमन, और फिर मैंने वुमन से पूछा तो मैंने वुमन को ऐड कर दिया। और इससे पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो हमने वहां पे क्या किया, हमने यहाँ पे ही लिख दिया, वहां हमने नरेटर लिखा था, यहाँ हमने ही लिखा है, वहां हमने नरेटर लिखा। और वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, बाकी चीजें हमने सेम ही लिखी हैं। तो कुछ कुछ चीजें हम चेंज करके अपने आंसर को थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, जैसे आस्क द वुमन, और हम क्यों नहीं लिख रहे हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। द वुमन लिख के हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सामने वाले को पहले से ही उस वुमन के बारे में पता है, हम अ वुमन ना यूज करके द वुमन यूज करेंगे, ठीक है। तो जब कभी आप सेंटेंस में द को यूज करो तो आप ये बताएंगे कि सामने वाले को उसके बारे में पता है, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर को पता होगा कि आप किस वुमन की बात कर रहे हो, कौन सा चैप्टर है और किसके बारे में बात चल रही है। तो वहां हम द वुमन लिखेंगे, ना कि अ वुमन। ओके, चलिए इसके आगे हमको क्या लिखना है, एंड हु द नरेटर एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसके बाद क्या है, I wanted to thank him for his valuable, अब मैंने एक और नया वर्ड यूज कर लिया, वैल्यूएबल हेल्प। ठीक है, इतना लिख दिया, मतलब ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने बोला तो वुमन ने क्या देखा, उसको बहुत ही स्ट्रेंजली देखा। वुमन ने स्ट्रेंजली देखा और उसको बोला कि यहाँ पे कोई भी और प्लेन नहीं था सिवाय तुम्हारे। तो उसको कैसे लिखोगे, वैल्यूएबल हेल्प। तो हेल्प वाला भी हमने थैंक भी कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, वुमन आस्क्ड नो अदर प्लेन। अब वुमन जो है वो आस्क करती है अदर प्लेन के लिए, तो उसके बारे में आप कैसे यूज करोगे। अब देखो, जब ये सब चीज हो गई, थैंक यू वैंक यू बोल दिया, ये सब हो गया कि मुझे उसको हेल्प करनी है, तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत स्ट्रेंज हो गई। किसके लिए, उस लेडी के लिए। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू हर बिकॉज, उसके लिए स्ट्रेंज था बिकॉज नो अदर एरोप्लेन was flying in the storm cloud. So अब क्या हुआ, क्योंकि वो उसको स्ट्रेंज कर रहा था कि और कोई दूसरा जो प्लेन था वो फ्लाई नहीं कर रहा था। सो द मेंशन किया था किसने, राइटर ने किया था ना। सो द मेंशनिंग the narrator, that another aeroplane the woman made look strangely। ठीक है, स्ट्रेंजली। यहां पर हम अपने आंसर को एंड कर देंगे। ठीक है, अभी एक बार आंसर को देख लेते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। द लैंडेड फ्लाइंग इन द स्टॉर्म क्लाउड, सो द मेंशनिंग द वुमन वॉज लुक स्ट्रेंजली। ठीक है, लुक स्ट्रेंजली। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आपकी क्या कल्पना है कि किसने जो है नरेटर की हेल्प की होगी यहाँ बाहर निकलने में, सेफली पहुंचने में बाहर।
तो हम बोलेंगे ब्लैक एरोप्लेन है, तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं ना। ब्लैक एरोप्लेन अगर होता तो वहाँ कोई पायलट होता, उससे वो मिलता, उसको थैंक यू बोलता, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं था तो वो क्या था, वो था उस नरेटर की खुद की कल्पना, ठीक है, खुद की कल्पना थी, उसका खुद का दृढ़ निश्चय था, उसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट था, जिसकी वजह से ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल पाया। तो कोई प्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो खुद का, उसका अपने ऊपर जो विश्वास था वही काम आया और उसी से ही वो बाहर निकला, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे, इस आंसर को लिखने के लिए आप ये जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं ना वो सब डाल देना। तो क्या बोलोगे, बोलोगे इट वॉज द नरेटर्स एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन और क्या था, एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो इट वॉज द नरेटर्स एक्सपीरियंस, इमेजिनेशंस एंड डिटर्मिनेशन who helped him to reach safely, ठीक है। इतना आंसर ठीक है कि ये जो था, ये नरेटर का एक्सपीरियंस था, उसकी कल्पना थी, उसकी जो दृढ़ निश्चयता थी वो थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ था, इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाया था। तो मैंने हेल्प्ड द नरेटर की जगह क्या लिख दिया, हेल्प्ड हिम, नरेटर के लिए मैंने हिम को यूज़ किया, टू रीच सेफली, ठीक है। इस चाहो तो इसमें एक और भी लाइन जोड़ सकते हो, जैसे कि कह सकते हो ये उसकी एक कैपेबिलिटी थी एज अ पायलट, क्योंकि वो एक पायलट था, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म से बाहर आ पाया और सेफली लैंड हो पाया। तो वो लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैंने इतना ही लिखा है। अब आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द पायलट ऑफ द ओल्ड ढकोटा टेक इट। तो व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या थी, रिस्क थी स्टॉर्म से अपना वो निकालना, ठीक है, प्लेन को, तो ये तो रिस्क थी। और क्यों किया था ओल्ड ढकोटा को उसने इस तरह से रिस्क में क्यों डाला था, क्योंकि वो चाहता था कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली के पास जाए और वहां जा करके ब्रेकफास्ट करे, यही चीज थी। इसको लिखना शुरू करते हैं, तो पॉइंट्स बना देते हैं। जब कभी छोटा बड़ा आंसर हो तो उसके लिए पॉइंट बना दिया करो, साइड में छोटे छोटे से पेंसिल से लिख दिया करो, फिर बाद में रेस कर दिया करो। तो क्या क्या था, रिस्क क्या थी, रिस्क थी कि उसने अपने प्लेन को क्या किया था, स्टॉर्म में फ्लाई किया था। दूसरा क्या था, दूसरा जो पॉइंट है कि ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके आंसर को लिखना शुरू करते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, यहां मैं लाइन खींच देती हूं, फटाफट से लिखते हैं। व्हाट इज द रिस्क, द रिस्क वॉज फ्लाइंग ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन, ओल्ड ढकोटा एरोप्लेन, flying old Dakota aeroplane into the storm, ठीक है। ये तो उसकी रिस्क थी। फिर उसने पूछा है कि ऐसा क्यों कर रहा था वो, ऐसा उसने क्यों किया, तो उसके लिए क्या था भाई, उसके लिए ब्रेकफास्ट का रीजन था। तो वो लिख देना, क्या लिखोगे, द पायलट ऑफ द ओल्ड ढकोटा टुक, टेक का क्या लिखेंगे, टुक, क्योंकि वाई टेक है ना, तो टेक ही लिख देना, टेक है ना, टुक मत लिखना, टेक ही लिखना। टेक इट बिकॉज
वाई डज द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा टेक इट, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा ऐसा किया बोल रहे ना, तो टुक लिख देना इसमें, है ना, टुक लिख देना। आप जैसा हिंदी में बोल रहे हो वैसा ही आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना, टुक लिख देना। ऑफ द ओल्ड डकोटा टुक इट बिकॉज he wished to reach home as soon as possible and to be present at the breakfast table with family in the morning। क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहता था ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग को, इसीलिए वो जितना जल्दी हो सके जाना चाहता था और इसी वजह से उसने ये सारी रिस्क ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही थे हमारी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन जिनको हमने लिखने का ट्राई किया एंड आई होप अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और भी आप बेटर होते जा रहे होंगे अपने आंसर को लिखने में। बहुत सारे एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें तो मैं खुद यहाँ आकर करती हूँ। जैसे मैंने ये वाला जो आंसर था फर्स्ट वाला आंसर जो था, इसमें मैंने ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की, वो मैंने अपने आप क्वेश्चन बनाते बनाते कर दिया और फिर इसी क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने यहाँ यूज़ करते हुए लिख दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप जब जैसे लिखना शुरू करोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप काफ़ी चीज़ें करते जाओगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 जो कि है एने फ्रैंक। और इससे पहले अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे, जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमने आज ही आपका लेक्चर देखा है, तो प्लीज़ आप इसके प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें, वो भी 1 शॉट में ही हैं। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एज अ रिवीजन। आप रिवीजन के तौर पे इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से करते जाइए और मेरा मानना है कि आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।